जो पॉइंट है उनको एक एक के बारे में डालता हूं, जिससे सबसे पहली जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिसिटी की आती है। इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी एक साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इस ब्रांच के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, आवेश की स्टडी करते हैं, चार्ज की स्टडी करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की जिस ब्रांच के अंतर्गत आवेश का अध्ययन किया जाता है, चार्ज का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? विद्युत्की कहलाती है। विद्युत्की के अंतर्गत देखो दो टाइप की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक। एक होता है स्थिर विद्युत्की, एक है गतिक विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत चार्ज जब स्थिर पड़ा है उस अवस्था में अध्ययन करते हैं, उसको स्थिर विद्युत्की कहते हैं। मतलब विद्युत्की दो प्रकार की होती है, एक तो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक होती है इलेक्ट्रोडायनामिक। दो प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक व इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत स्थिर अवस्था में आवेश का अध्ययन किया जाता है, और इलेक्ट्रोडायनामिक गतिक विद्युत्की के अंतर्गत जब आवेश गति करता है तब अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आवेश क्या चीज है, आवेश क्या होता है, चार्ज क्या है, आवेश क्या है। आवेश को देखो अपन लिखते हैं क्यू से, और क्यू इक्वल टू कितना होता है? एन इंटू ई होता है, और एन का मान कितना होता है? एन इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश। अब देखो कहीं पर भी चार्ज क्या चीज है, आवेश क्या चीज है? आवेश क्या है? ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का समूह है। इलेक्ट्रॉन का ग्रुप क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश का देखो कम से कम मान कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। आवेश का कम से कम एन इक्वल टू 1 है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? ई हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आवेश का सबसे छोटा से छोटा मान कौन सा संभव है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा, कौन से वैज्ञानिक ने? मिलिकन ने किस प्रयोग के द्वारा? ऑयल ड्रॉप मेथड के द्वारा, तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा, तेल बिंदु प्रयोग से मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था कि आवेश का सबसे छोटा मान किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है -1.6 इंटू कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आरपीएससी ने पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? कितना होता है? -1.6 इंटू कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलम है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन के बराबर है? किसने? मिलिकन ने। किस प्रयोग के द्वारा? तेल बिंदु प्रयोग से। आवेश का मान कितना होता है? आवेश के समूह को, आवेश क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का समूह को क्या कहते हैं? अपन आवेश कहते हैं। आवेश का क्वांटा कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश का बेसिक पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश का सबसे छोटा मान कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक मूल पार्टिकल है। आवेश का क्या होता है? मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन के समूह को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या कहते हैं? अपन आवेश कहते हैं। आवेश के अंदर अपन बात करें, चार्ज के अंदर अपन बात करें, आवेश देखो अलग अलग पार्टिकल के ऊपर क्या होता है? अलग अलग होता है। आवेश धनात्मक भी हो सकता है, आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। हमेशा सेम आवेश के अंतर्गत क्या होता है? समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश के अंतर्गत क्या होता है? आकर्षण होता है। अपने पास देखो कोई भी अपने पास करंट तार है, उस तार के अंदर जैसे ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है। इस टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर क्या है? ए है, और ये मान लिया अपन बी है। यहाँ पर वोल्टेज मान लिया वी है, और यहाँ पर वोल्टेज मान लिया बी। वी ए का मान क्या माना है? ज्यादा माना है वी बी से, तो अपन जानते हैं कि यहां करंट जाएगी इधर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कहीं पर भी धारा के प्रवाह की दिशा का निर्धारण कौन करता है? वोल्टेज करता है। धारा हमेशा हाई वोल्टेज टू क्या जाती है? लो वोल्टेज जाती है। हाई वोल्टेज टू
लो वोल्टेज, हमेशा उच्च विभव से किधर जाता है, निम्न विभव की ओर जाती है। और इलेक्ट्रॉन है हमेशा किधर जाते हैं, धारा के विपरीत जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, धारा प्रवाहित होती है हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन और धारा की दिशा एक दूसरे क्या होती है, विपरीत होती है। धारा की दिशा कौन डिफाइन करता है, धारा की दिशा डिफाइन करता है कौन, वोल्टेज, विभवांतर डिफाइन करता है। जो आवेश है, धारा क्या चीज होती है, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपन कितना है, डी टी। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा, और Q इक्वल टू कितना होता है, N इंटू ई होता है। अर्थात I इक्वल टू कितना हो गया, एन ई अपन कितना हो गया, टी हो गया। टाइम मैंने 1 सेकेंड मान लिया, 1 सेकेंड, तो I इक्वल टू कितना हो गया, एन ई हो गया। अर्थात 1 सेकेंड के अंतर्गत, 1 सेकेंड में किसी भी तार में से जितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, 1 सेकेंड के अंतर्गत अपन देखें, ये अपने पास वायर है, तार है, ये मैंने मान लिया कि इस तार में से 1 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर, और ये 1 सेकेंड के लिए बहती है, कितना है, 1 सेकेंड के लिए बहती है। तो I इक्वल टू कितना हो गया, एन ई अपन कितना हो गया, टी हो गया। अर्थात N इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी अपन कितना हो गया, E हो गया। अर्थात I इक्वल टू कितना है, 1, T इक्वल टू कितना है, 1, 1 अपन कितना हो गया, E, 1 अपन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो गया, 19। अर्थात कितना हो गया, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एलडीसी में पूछा है कि कोई भी वायर या कोई भी तार में से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड बहती है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। आवेश एक ऐसी राशि है, चार्ज एक ऐसी राशि है, आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश का केवल और केवल अपन क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पुनर्वितरण कहते हैं। ये आवेश संरक्षण का रूल है। आवेश को सिर्फ एंड सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पुनर्वितरण कर सकते हैं। आवेश एक संरक्षित राशि है, और फिजिक्स के अंतर्गत अपन आवेश है उसको किसके इक्वल मानते हैं, मास के इक्वल मानते हैं। किसके इक्वल मानते हैं, मास के इक्वल। कुल मिलाकर के दोस्तों अपन ने डिस्कस किया है कि आवेश क्या चीज है, आवेश क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं, आवेश। धारा हमेशा किधर जाती है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। एक तार में से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड प्राप्त करने पर कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है। किस वैज्ञानिक ने किस प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है, तो मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया था कि मिलिकन तेल बिंदु प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि आवेश का सबसे छोटा मान किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। एट प्रेजेंट में देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, बट इन फ्यूचर गेलमान ने कल्पना की है कि इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा आएगा, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो टुकड़ा आएगा उसका नाम क्या रखा गया है, क्वार्क रखा गया है। तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, क्वार्क कहलाएगा। और जो चार्ज होता है उसका बेसिक जो क्वांटा होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, परमाणु के अंतर्गत नाभिक के चारों तरफ कोष के अंतर्गत क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसके इक्वल मानते हैं, मास के इक्वल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन को मास के इक्वल मानते हैं। इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होता है, बेसिक पार्टिकल्स होता है। इसके बाद अपन बात करें इलेक्ट्रॉन का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको अपन कैथोड रेज के नाम से जानते हैं। तो कैथोड किरणों पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड किरणों का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट देखो एनोड किरणें प्रोटॉन का समूह नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। एनोड किरणों, कैनाल किरणों को अपन क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। आवेश का मान देखो आपको दोस्तों, इनका तो बेसिक मालूम होना ही चाहिए आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन से, जैसे प्रोटॉन से, जैसे न्यूट्रॉन से, जैसे अपन बात करें अल्फा पार्टिकल से, जैसे बीटा पार्टिकल से, और जैसे अपन बात करें अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल से, और यदि अपन देखें न्यूट्रॉन, इतना तो आपको याद होना ही होना चाहिए। जैसे अपन बात करें इलेक्ट्रॉन का अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, और कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस कितना है, 19 कूलाम चार्ज है।
दूसरा अपन देखें इसके अंतर्गत चार्ज के बारे में बात करें, प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? 19 कूलम। यदि अपन अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज देखें, न्यूट्रॉन के ऊपर देखें इसके बाद में, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। अर्थात न्यूट्रॉन कैसा होता है? एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है? 0, अर्थात एक उदासीन कण है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज देखें तो इसके अंतर्गत होता है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज देखें तो ये डबल होता है किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन के चार्ज का दुगुना आवेश होता है किसके ऊपर? अल्फा के ऊपर। और अल्फा पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक होता है। बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज देखें तो बीटा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, मतलब कितना? माइनस नेगेटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? 19 कूलम होता है। यदि अपन देखें, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। कितनी वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। कितनी वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज कितना है? 0। और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? प्रोटॉन का कितना होता है? दुगुना। कौन सा चार्ज होता है इसके ऊपर? धनावेश। और बीटा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। और कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है? 19 कूलम है। और एक गामा फोटोन, देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गामा फोटोन है। गामा फोटोन के अंदर अपन बात करें तो मास कितना है? 0। और गामा फोटोन का चार्ज कितना है? 0। गामा फोटोन का न है तो मास है, नहीं क्या है? चार्ज है। एक आवेश रहित और द्रव्यमान रहित जो पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? गामा फोटोन कहलाता है। यदि अपन बात करें अल्फा बीटा गामा हो गया ड्यूट्रॉन की। ड्यूट्रॉन देखो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स। ड्यूट्रॉन पार्टिकल के ऊपर अपन देखें, इसका जो मास होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वो तो कितना होता है? प्रोटॉन का कितना होता है? डबल होता है। और ड्यूट्रॉन पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन के चार्ज के क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात ड्यूट्रॉन पर भी कौन सा चार्ज होता है? धनावेश चार्ज होता है। तो ये अपने को बेसिक पार्टिकल्स से उनके ऊपर किस के ऊपर कितना चार्ज होता है उनके बारे में से अपने को ज्ञान होना चाहिए। अपन इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है अभी तक, आवेश के बारे में डिस्कस किया है कि आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, धारा कैसे जाती है, कैसे बहती है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 1 एम्पीयर से कितने गुजरते हैं, आकर्षण किस्म होता है, प्रतिकर्षण किस्म होता है, आवेश एक संरक्षित राशि है, कैसे चेंज होती है, इंटरचेंज कैसे होती है, आवेश को कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आवेश का कंसेप्ट किसने दिया था, मिलिकन ने क्या कहा था, मूल पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन इसका टुकड़े जो भविष्य में उसको क्या कहा है, गैलमैन ने क्या कहा था, किस किस पार्टिकल कितना कितना चार्ज होता है, जो अपने आगे चल करके इसके अंतर्गत पूरी फिजिक्स के अंतर्गत काम आएगा। तो ये बेसिक मैंने आपको बात बताई, पहली कौन सी? आवेश के बारे में। दूसरा पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वह है धारा। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट कौन सा है? करंट, धारा, करंट या धारा। सबसे पहले देखो करंट क्या चीज होती है, धारा क्या चीज होती है। धारा का मतलब होता है आई इक्वल टू कितना होता है? dq/dt। अभी एलडीसी के एग्जाम में पूछा था, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ये आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। या धारा क्या चीज है? कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उस तार के अंतर्गत प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? धारा। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि कहीं भी धारा है, उसकी दिशा का डिटरमिनेशन कौन करता है? वोल्टेज करता है, वोल्टेज डिफरेंस करता है, वोल्टेज करता है। क्वेश्चन आता है कि धारा हमेशा किधर जाती है? धारा हमेशा किधर जाती है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाती है। धारा हमेशा किधर जाती है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो करंट होती है, धारा होती है, एक तो धारा क्या होती है? समय के साथ दिशा और परिमाण में बदलती रहती है, वो क्या कहलाती है? एसी, अल्टरनेट करंट। जो धारा दिशा के अंतर्गत, जो धारा परिमाण में समय के साथ चेंज होती रहती है, अनेकों रूप है। जैसे एक रूप है ज्यावक्रीय रूप है, ये इसका रूप है। धारा होती है, समय के साथ क्या होती है? चेंज होती है, वो धारा क्या कहलाती है? अल्टरनेट करंट। एक धारा ऐसी होती है जो समय के साथ चेंज नहीं होती, जिस तरह डीसी, डायरेक्ट करंट कभी भी समय के साथ चेंज नहीं होती है, तो डायरेक्ट करंट है, समय के साथ चेंज नहीं होती है। जो धारा समय के साथ चेंज नहीं होती है कौन सी है? डीसी। जो धारा समय के साथ चेंज होती है कौन सी है? एसी। धारा हमेशा किधर जाती है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। धारा की दिशा कौन डिफाइन करता है? वोल्टेज। धारा और इलेक्ट्रॉन दोनों हमेशा क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। जिससे अपन बात करें, धारा इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है,
तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। धारा और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक दूसरे क्या रहती है, विपरीत रहती है। जो अपन करंट के बारे में बात करें, आपको कभी भी कहीं भी करंट निकालनी है तो I इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपन कितना होता है, dt होता है, अर्थात Q इक्वल टू कितना होता है, N होता है। और टाइम में तो आप कहीं भी क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से धारा निकाल सकते हो। धारा की अपन यूनिट देखें, I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपन कितना है, dt है। इसको अपन क्या कहते हैं, कुलाम प्रति सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं अपन, एम्पियर कहते हैं। धारा की इकाई क्या होती है, कुलाम पर सेकंड या एम्पियर। कोई भी करंट होती है, धारा होती है, धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। धारा कैसी राशि है, अदिश। क्वेश्चन आता है कि धारा होती है कैसी राशि है, अदिश राशि है। कोई भी अपन कहीं पर भी अपन करंट के बारे में बात करें, अपने घरों में जो करंट आ रही है वो कैसी आ रही है, घरों में करंट जो आ रही है वो कितनी से 5 से लेकर के कितनी आ रही है, 15 एम्पियर के तक की करंट आ रही है अपने घरों के अंतर्गत। अपने घरों के अंतर्गत यदि अपन बात करें करंट के अंतर्गत, जो एसी करंट होती है वो डीसी की तुलना में क्या होती है, ज्यादा हानिकारक होती है। क्वेश्चन आता है कि एसी और डीसी के अंदर ज्यादा हानिकारक कौन सी होती है, एसी होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, एसी का प्रभावी मान डीसी की तुलना में √2 गुना ज्यादा होता है। इसका नहीं क्या होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं भी ये अपने पास जैसे तार है, इस तार में से अपन धारा भेज रहे हैं, धारा भेज रहे हैं तो एसी तो हमेशा किससे बहती है, खोल से, और डीसी कहां से बहती है, अनुप्रस्थ काट से बहती है, यहां से डीसी बहती है। कोई भी तार के अनुप्रस्थ काट से कौन सी बहती है, डीसी। और कोई भी तार है उसकी सरफेस से कौन सी बहती है, एसी बहती है। इसलिए कहीं भी एसी को प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं, पतले तारों का झुंड लेते हैं। और डीसी के लिए क्या लेते हैं अपन, डीसी के लिए अपन लेते हैं मोटा तार लेते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ काट से जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा। प्रति सेकंड तार में से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, धारा। धारा की दिशा कौन डिफाइन करता है, वोल्टेज। धारा में से किधर जाती है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। और एसी समय के साथ बदलती है, डीसी समय के साथ बदलती नहीं है। धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और धारा की यूनिट क्या है, एम्पियर। धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। घरों में करंट कैसी आती है, डीसी कहां से बहती है और एसी कहां से बहती है, डीसी। पतले तारों का झुंड किसके लिए जाता है, एसी के लिए पतले तारों के झुंड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपनी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर करने के लिए अपने को वोल्टेज तो क्या रखना पड़ता है, उच्च रखना, बट धारा क्या रखनी पड़ती है, लो रखनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लंबी दूरियों तक धारा प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, निम्न धारा उच्च विभव पर ट्रांसफर की जाती है। निम्न धारा उच्च विभव पर क्या किया जाता है, ट्रांसफर की जाती है। कौन सी करंट, कौन सी करंट, अल्टरनेट करंट। हमेशा कैसे ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे दोस्तों कोटा थर्मल पावर स्टेशन से पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई कर रहे हैं करंट, कैसे हाई वोल्टेज लो एम्पियर से कर रहे हैं। घरों के अंतर्गत जो भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट काम आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत धारा, देखो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जब पहला नियम दिया था, प्रथम नियम किसका नियम दिया था, धारा का नियम दिया था। और किरचॉफ ने क्या कहा था, धारा का नियम किसने दिया था, किरचॉफ ने दिया था। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश का नियम है, धारा का नियम है। उसने कहा था कि कोई भी जटिल सर्किट है उसके अंतर्गत संधि पर जितनी धाराएं आ रही है, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं और जाने वाली धाराएं क्या होती है, बराबर होती है। आने वाली और जाने वाली दोनों धाराएं क्या रहती है, बराबर रहती है। अर्थात I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना होता है, I3 प्लस क्या है, I4 है। किसी भी सर्किट के अंतर्गत एक बिंदु की तरफ आने वाली धारा बराबर क्या होती है, जाने वाली धारा। ये किसने दिया था, किरचॉफ ने अपना नियम दिया था। तो करंट से रिलेटेड अपन बात करें, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे ये आता है, ये एक पॉइंट है, इसकी तरफ दो तार है, एक तार ये, एक तार ये, इसमें करंट आ रही है और इसमें करंट आ रही है। ये ए है, ये कौन सा है, बी है, और यहां से जा रही है, ये कौन सा है, सी है, ये कौन सा है, डी है। यहां से इधर आ रही है, यहां से क्या हो रहा है, इधर जा रही है। तो ए और बी में क्या होगा, ए और बी में आकर्षण होगा। क्यों होगा, कभी भी दो पैरेलल तारों के अंदर धारा जाती है तो दोनों धारा एक दूसरे को तार क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ए और बी में आकर्षण होगा और सी और डी में प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, कारण क्या है, कारण यदि आप तार में से करंट भेजते हो,
तार में से धारा भेजते हो, तो जो धारा भेजने का मतलब आवेश भेजते हो, आवेश का मतलब आवेश गति करता है, गति करता है तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है और यहाँ पर अपन भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बाहर की ओर है। ये नॉर्थ पोल है, यदि ये साउथ पोल है, अर्थात एक चुंबक बन गई, उस चुंबक के अंतर्गत एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है, दोनों विपरीत पोल है। विपरीत पोल में क्या होता है, आकर्षण होता है। इस कारण कभी भी दो समांतर धाराओं के अंतर्गत समांतर तारों के अंतर्गत धारा जाती है तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों इस क्लास के अंतर्गत मैंने कुछ करंट के प्लस आवेश के आपको बेसिक चीजें बताई है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन इस क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे अपना कंटिन्यूस सेकेंड ग्रेड के फिजिक्स के कंटिन्यूस टॉपिक्स चल रहे हैं। अभी कंटिन्यूस टॉपिक चलेंगे ताकि किसी भी बच्चे को फिजिक्स की कोई भी समस्या नहीं हो, इसलिए अपन सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रतिरोध के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या चीज होता है, प्रतिरोध क्या है, क्यों उत्पन्न होता है, कैसे, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है उसके बारे में बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की। सबसे पहले देखो प्रतिरोध का जो सिंबल लेते हैं क्या लेते हैं, आर लेते हैं। प्रतिरोध की रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है 1/r, इसको अपन क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकत्व। और यदि अपने पास एक प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, रेजिस्टेंस का होता है, ये क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है, चालकता। तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि चालकता क्या होता है और चालकता क्या है। रेजिस्टेंस के बारे में अपन बात करें, जो प्रतिरोध है वो क्या चीज है, एक सबस्टेंट की प्रॉपर्टी है, पदार्थ का गुणधर्म है। कोई भी पदार्थ में से अपन धारा भेजते हैं, करंट भेजते हैं, तो पदार्थ अपने में से जाने वाली धारा का विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये किसका गुण है, पदार्थ का गुण, जिसके कारण वह अपने में से जाने वाली धारा का विरोध करता है, जिसके कारण अपने में से जाने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाता है। जिससे अपने पास अपन बात करें, ये एक तार है, इस तार में से अपन क्या भेजते हैं, करंट भेजते हैं। यदि इस तार में से करंट भेजते हैं तो तार अपने में से जाने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ये विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध। कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उस तार में से जब अपन धारा भेजते हैं तो वो तार क्या करता है, अपने पास जाने वाले करंट का विरोध करता है। इस विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और तार के सिरे पर वोल्टेज ये V है और ये कौन सा है, VB, जिसको अपन जनरली थोड़ा ऐसे लिख देते हैं कि कोई भी तार में से जाने वाली करंट है। अपन धारा भेज रहे हैं, धारा का मतलब क्या होता है, I बराबर NE अपन क्या भेज रहे हैं, T भेज रहे हैं। एक्चुअल में अपन बड़े लेवल से देखें कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उस तार में से अपन क्या भेज रहे हैं, करंट भेज रहे हैं। करंट का मतलब क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है और ये तार का पदार्थ है, उस तार के पदार्थ के क्या होते हैं, अणु है, या तार के पदार्थ के क्या है, परमाणु। कोई भी तार है, कोई भी सबस्टेंट है, कोई भी पदार्थ है, उसमें से करंट भेजते हैं तो अपन ने इलेक्ट्रॉन भेजे और उसके अणु या परमाणु तो टक्कर होती है। उस टक्कर का कारण क्या होता है, विरोध होता है। उस विरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण क्या है, कोई भी मटेरियल की अणु परमाणु और जो भेजन और इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर का विरोध है, विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अपन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, जैसे अपने पास ये तार है, इस तार में से अपन करंट भेजते हैं। जितने तार में से करंट भेजते हैं उस तार की लंबाई कितनी है, L। ये तार की लंबाई अपन ने क्या ले ली, L ले ली। और इस तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, R माना है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है, L के। और इस तार का अनुप्रस्थ काट है वो कितना है, A है। तो A इक्वल टू कितना हो गया, इस तार का अनुप्रस्थ काट A है, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन किसके, A के।
यदि अपन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो R इक्वल टू क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया, L अपन कितना हो गया, A हो गया। अर्थात यदि अपन खोल के लिखेंगे तो R इक्वल टू कितना होता है, रो अपन रो L अपन कितना हो गया, A हो गया। इतने ओम प्रतिरोध होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एलडीसी के एग्जाम में पूछा था कि कोई भी वायर रहता है, कोई भी तार है, उस तार का जो रेजिस्टेंस और लंबाई में कैसा रिश्ता है। तार की रेजिस्टेंस लंबाई क्या होती है, समानुपाती होती है। तार लंबाई का समानुपाती है, अनुप्रस्थ काट के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और दोनों एक साथ लिखे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या चीज है, रो कोई भी पदार्थ की प्रॉपर्टी। रो किसका गुणधर्म है, ये पदार्थ का गुणधर्म है, पदार्थ का गुण। कौन सा गुण, पदार्थ की क्या चीज है, प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोधकता है ओनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, ताप के ऊपर। वह एक तो डिपेंड करती है ताप पर, एक किस पे डिपेंड करती है, पदार्थ के ऊपर। प्रतिरोधकता सिर्फ एंड सिर्फ डिपेंड करती है पदार्थ पर, पदार्थ की प्रकृति के ऊपर और तापमान के ऊपर। ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सबस्टेंट का वह गुणधर्म जो सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता कहलाती है। रेजिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एनी सबस्टेंट एनी मटेरियल का। कोई भी मेटल का विशिष्ट गुणधर्म है। क्षेत्रफल का क्या है, कौन सी क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई की एल क्या चीज है, कौन सी लंबाई है, तार की वो लंबाई है जिसमें से अपन क्या भेजते हैं, धारा भेजते हैं, वो क्या है, प्रतिरोध है। अब रेजिस्टेंस के अंदर अपन बात करें तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता। पदार्थ की वो प्रॉपर्टी जिस कारण अपने में जाने वाले करंट का विरोध करता है क्या है, प्रतिरोध। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर अपन बात करें तो किसके कारण उत्पन्न होता है, भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के टक्कर के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन आता है कि कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उसका प्रतिरोध लंबाई की क्या होती है, समानुपाती। अनुप्रस्थ काट के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और क्वेश्चन आता है कि कोई भी तार है, उस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पर डिपेंड करता है, ताप और पदार्थ पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता केवल ताप और पदार्थ पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसके बाद अपन देखें रेजिस्टेंस से रिलेटेड आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उस तार के अंतर्गत प्रतिरोध है वो अपन अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं अलग अलग। इस पर न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन आता है देखो प्रतिरोध के ऊपर। इसको थोड़ा समझो। ये अपने पास कोई भी वायर है, तार है, ये पदार्थ, तार का मतलब क्या हो गया, पदार्थ। और तार का ये क्या है, प्रतिरोध है। इसमें से जाने वाली ये क्या है, ये वायर है, तार है, पदार्थ। देखो ये पदार्थ होता है, ये 5 टाइप का होता है। एक तो क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है, अतिचालक। एक क्या होता है, चालक होता है। एक क्या होता है, अर्धचालक होता है। और एक क्या होता है, कुचालक है। और एक क्या होता है, विद्युत रोधी है, विद्युत रोधी। देखो दोस्तों अपन एक एक के बारे में बात करें। एक तो देखो अतिचालक क्या गुण चीज है, क्या प्रॉपर्टी है। अपन कोई भी वायर है, कोई भी तार है, उसका प्रतिरोध है वो RT इक्वल टू क्या होता है, R0 1 प्लस माइनस अल्फा टी होता है। किसी भी तार के प्रतिरोध की ताप के साथ निर्भरता ये रहती है। और ये अल्फा डिपेंड करता है, ये अल्फा होता है। ये देखो दोस्तों पॉजिटिव भी होता है, अल्फा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। ये अल्फा जो पॉजिटिव होता है, ये जो धनात्मक होता है अल्फा, ये धनात्मक होता है किसके लिए, चालकों के लिए और अतिचालकों के लिए। और जो नेगेटिव होता है वो किसके लिए होता है, कुचालक के लिए। किसके लिए होता है, कुचालक के लिए। ये जो नेगेटिव किसके लिए होता है, कुचालक के लिए। और जो ये पॉजिटिव किसके लिए होता है, चालक और अतिचालक के लिए। और नेगेटिव के अंदर अपन बात करें ओवरऑल, तो जनरली अपन देखें कोई भी प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है किसके, टेम्परेचर के।
किसके लिए? चालकों के लिए और अतिचालकों के लिए। यदि अपन दोस्तों आर कम करते हैं किसके साथ? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। आप ताप कम करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं, कुछ चालक ऐसे होते हैं कि आपने इसको घटा करके क्या कर दिया, इसको घटाते जाते हो, एक कंडीशन ऐसे होती है कि ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, बट टेम्परेचर नॉट जीरो। टेम्परेचर नॉट जीरो। एक ऐसा सबस्टेंट, एक ऐसा चालक कि उस चालक का आपने टेम्परेचर घटा करके क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, प्रतिरोध कम हो रहा है, बट एक निश्चित तापमान पर प्रतिरोध अचानक जीरो हो गया। ऐसा चालक क्या कहलाता है? सुपर कंडक्टर कहलाता है। देखो दोस्तों एग्जाम्पल देखो, अपने पास मरकरी, यदि अपन मरकरी का क्या करते हैं, अपन टेम्परेचर कम करते जाते हैं। एक मरकरी क्या है, जब मरकरी का टेम्परेचर अपन घटाते 0.2 केल्विन पे आ गया, उस कंडीशन में मरकरी का क्या होता है, प्रतिरोध कितना होता है? जीरो हो जाता है। देखो तापमान अभी बाकी पड़ा है बट प्रतिरोध अचानक गिर गया। इस ऐसे चालक क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते हैं। तो अतिचालक क्लियर दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें, डिस्कस करें, तो अपने पास कौन सा बचता है? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी का मतलब देखो, अपने पास एक ऐसा सबस्टेंट है, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सबस्टेंट है, एक ऐसा पदार्थ है, आप इसमें से करंट भेज रहे हो, तो ये पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो अपने में से जाने वाली धारा को 100% विरोध करता है। ऐसा सबस्टेंट, ऐसा पदार्थ गर्म कर दो, ठंडा कर दो, गीला कर दो, कुछ भी कर दो, बट अपने में से करंट को नहीं जाने देता, वो क्या कहलाता है? विद्युत रोधी कहलाता है। जैसे एबोनाइट है, जैसे एस्बेस्टोस है, कैसे पदार्थ है? विद्युत रोधी पदार्थ है। अब अपने पास देखो दोस्तों तीन बचे हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। कुचालक का मतलब क्या है? व्हाट इज इंसुलेटर? एक ऐसा सबस्टेंट, एक ऐसा पदार्थ, उसमें से यदि आप धारा प्रयोग करते हो तो सामान्य स्थिति में, जब अपनी प्राकृतिक स्थिति में होता है, तब अपने में से करंट को नहीं जाने देता, तब अपने में से करंट को गुजरने नहीं देता। जैसे अपन बात करें, जैसे अपने पास अभ्रक है, अभ्रक को क्या कहते हैं? माइका कहते हैं। जैसे अपन बात करें मोम है, जैसे अपन बात करें लकड़ी है, जैसे अपन बात करें रबर है, जैसे अपन बात करें प्लास्टिक है, जैसे अपन बात करें डायमंड है, हीरा है। अभ्रक, मोम, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, हीरा, कांच, ग्लास है। देखो दोस्तों ये सबस्टेंट है, ये पदार्थ, यदि ये प्राकृतिक स्थिति में, नेचुरल स्थिति में, और आप में से इसमें से करंट भेजो, करंट को बिल्कुल नहीं जाने देते, करंट में का जाने का विरोध करते हैं, इसका नहीं क्या कहलाते हैं? कुचालक कहते हैं। कु मने बोरे, बोरे चालक है। बट देखो इनमें से किसी को आपने प्राकृतिक स्थितियां बदलती, इनमें से आपने किसी को क्या कर दिया? गीला कर दिया। आपने इसमें से किसी को क्या कर दिया? गर्म कर दिया, पिघला दिया, अवस्था चेंज कर दी, तो ये अपने में से जाने वाली धारा का विरोध कम करते हैं। अर्थात जैसे अपन देखो अपने घर के अंतर्गत कोई भी लकड़ी है, बांस पड़ा है, वो क्या होता है जब ड्राई होता है तो अपन गांव के अंदर तार से जंपर आराम से लटका सकते हैं, बट गीला होता है तो तुरंत करंट आ जाता है। चप्पल देख लो आप, बाथरूम में से गीली चप्पल है तुरंत करंट आ जाता है, बट चप्पल सूखी है तो करंट नहीं आता है। अर्थात ये ऐसे सबस्टेंट है, ऐसे पदार्थ है जो अपनी प्राकृतिक स्थिति में तो विद्युत धारा का अपने में जाने का विरोध करते हैं, बट ये सबस्टेंट भौतिक स्थितियां बदलने पर अपने में से करंट को जाने देते हैं। ये से क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अपने क्वेश्चन आता है कि कुचालक पदार्थ कौन से? अभ्रक, माइका, मोम, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, ग्लास का, हीरा, सब क्या है? कुचालक है। ये एक वेरी स्पेशल एग्जाम्पल बनता है अभ्रक या माइका का। देखो दोस्तों अभ्रक या माइका ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, सिर्फ एंड सिर्फ भारत में पाया जाता है। अभ्रक या माइका एक ऐसा सबस्टेंट है, ऐसा पदार्थ है जो अपने में से करंट को नहीं जाने देता है, धारा का कुचालक है। एक ऐसा सबस्टेंट, एक ऐसा पदार्थ है जो ऊष्मा का सुचालक है। धारा का तो कुचालक, बट ऊष्मा का कैसा होता है? सुचालक। ऐसा सबस्टेंट, ऐसा मेटेरियल क्या कहलाता है? ऐसा सबस्टेंट, ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? ऐसा सबस्टेंट क्या कहलाता है? कुचालक। धारा का तो कुचालक
और ऊष्मा का क्या कहलाता है, सुचालक कहता है। जैसे अपन मान लो इलेक्ट्रिकल प्रेस बनाने में काम में लेते हैं, इसका प्रैक्टिकली बहुत बड़ा उपयोग है। और तो अपन इसके अंतर्गत जो भटिया वटिया बनाने में काम में लेते हैं, इसका अच्छा उपयोग है। इसके अलावा अपन बात करें चालक के बारे में, तो जनरली जो धातु होती है वो क्या होती है, चालक होती है। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक और आयनिक चालक। आयनिक चालकों में चालकता किसके कारण होती है, आयनों कारण। और धात्विक चालक में चालकता का कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से। तो दो प्रकार के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, दो प्रकार के चालक होते हैं। जनरली चालक होते हैं, उसके अंतर्गत क्या होते हैं, जो अपन सबस्टेंट लेके चलते हैं चालक, वो क्या होते हैं, जनरली जो चालक हैं वो धातु है। अपन धात्विक चालकों में अपन देखें, धात्विक चालकों के अंदर अपन देखें जनरली, तो अपने पास जैसे Ag है, जैसे कॉपर है, जैसे Au है, जैसे अपन बात करें इसके अंतर्गत Hg है, और जैसे अपन बात करें Pb है, सॉरी जैसे Mg है और Pb है। Ag, Au, AgCu, Au, इसके बाद में एल्यूमिनियम, इसके बाद में Mg, इसके बाद में Pb है। ये जनरली वो धातु हैं जो अपन वायर या तार बनाने में क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। अब अपने क्वेश्चन आता है विद्युत धारा की सबसे बेस्ट चालक कौन सी है, धारा और ऊष्मा की सबसे बेस्ट चालक कौन सी है। देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन बनता है, धारा और ऊष्मा की सर्वोत्तम चालक कौन है, आंसर जाएगा सिल्वर। क्यों जाएगा, कारण क्या है कि इसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक है। अपने पास आज तक लगभग 90 धातुएं हैं, इन 90 धातुओं के अंतर्गत सबसे सर्वोत्तम धारा की चालक कौन सी है, चांदी है। क्यों है चांदी, कारण क्या है, इसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। दूसरा उसके बाद में कौन सा है, कॉपर है, उसके बाद में गोल्ड है, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद में क्या है, पीबी है। सबसे बेकार चालक कौन सा है, पीबी। क्वेश्चन था कि बेकार कंडक्टर कौन सा है, पीबी। जनरली अपन घरों के अंदर तार बनाने में काम में लेते हैं, तो किसको काम में लेते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन आता है कि जनरली वायर बनाने में किसका यूज किया जाता है, किसका, कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है जनरली वायर बनाने में। धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी, धारा का सबसे बेकार चालक कौन सा, लेड। जनरली तार बनाने में कौन सा काम में लेते हैं, कॉपर, और कौन सा लेते हैं, एल्यूमिनियम काम में लेते हैं। तो चांदी ही सर्वोत्तम चालक क्यों है। यदि आपको पूछे कंप्लीटली केवल ऊष्मा का सुचालक कौन सा है सबसे बेस्ट, तो कौन सा, मरकरी होता है। बट धारा और ऊष्मा का पूछा है तो कौन सा होता है, चांदी होता है। कारण क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से चालक पदार्थ के बारे में अपन बात करते हैं। तो ये मैंने आपको हल्का सा बताया है कि सबस्टेंट किस टाइप की क्या होती हैं। अपन डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। तो अलग अलग प्रकार के मेटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बाद अपन देखें दोस्तों, इसके अंतर्गत प्रतिरोध से रिलेटेड एग्जाम के अंतर्गत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 प्रॉब्लम जनरली पूछी जाती है। एक तो इसके अंतर्गत देखो R इक्वल टू कितना होता है, रो L अपॉन A। इसमें पहली जो प्रॉब्लम पूछते हैं, पहली प्रॉब्लम्स वो ये पूछते हैं कि कोई भी तार है, उस तार को खींच करके उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध कितना होगा। 5% से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन आता है वो दोस्तों सोल्व नहीं हो पाता है बच्चों से। इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो यदि कोई भी आपको कहा है कि एक तार को खींच करके, जैसे मैंने कहा है 10% लंबाई बढ़ा दी जाए, तो अपने उस सिलेबस में क्वेश्चन जो पूछा है उसमें से सिर्फ क्या पूछा है, क्या दिया है, लंबाई दिया है, एरिया के बारे में कुछ नहीं कहा। तो आप जानते हो कि कोई भी तार को अपन खींचेंगे तो तार पतला होगा, मतलब एरिया भी चेंज होगा, और लंबा होगा, इसका लंबाई भी चेंज होगी, बट आयतन क्या रहता है, वही रहता है। इसका देखो, इसके अंदर अपन बात करें तो मैंने ऊपर नीचे L से क्या कर दी, गुणा कर दी। तो R इक्वल टू कितना आ गया, रो L स्क्वायर अपन कितना हो गया, A डॉट एल। A डॉट एल को क्या कहते हैं, V कहते हैं, अर्थात रो L स्क्वायर अपन कितना आ गया, V। अपन तार को खींचे, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आ गया, L स्क्वायर हो गया, अर्थात कितना हो गया, R2 बटा कितना हो गया, R1 आ गया, अर्थात कितना हो गया, L2 बटा L1 का क्या होगा,
स्क्वायर हो गया। जैसे R2 पूछा है, R1 मैंने 100 मान लिया, तो इसके अंदर L2 कितना हो गया, कितना परसेंट बढ़ा है, 10, 110, 110 इंटू 110 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 अर्थात कितना हो गया 1.21, अर्थात R2 इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू कितना हो गया 1.21। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। नया प्रतिरोध, किसी भी तार को खींच के 10% लंबाई बढ़ाएं तो नया प्रतिरोध कितना हो गया, कितना हो गया 1.21 गुना, कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने गुना हो गया पहले का 1.21 गुना, कितना हो गया 121, कितना बढ़ गया 21। तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो यदि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम पूछे तो। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम देखो, दूसरे नंबर की प्रॉब्लम कैसे आती है। सेकंड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में दोस्तों अपन बात करें तो क्वेश्चन आता है, जैसे अपन ये मान लिया, क्वेश्चन आता है कि तार है जिसका प्रतिरोध R है, और ऐसे किया एक तार को इतना खींचा कि पहले की तुलना में n गुना बढ़ा दिया, पहले की तुलना में कितना कर दिया, n गुना कर दिया। तो अब पूछ रहा है R डैश कितना होगा। जैसे क्वेश्चन ऐसे कह दिया, एक तार है उसका प्रतिरोध क्या है, पहले 4 ओम था और उसको 4 गुना लंबाई बढ़ा दीजिए खींच करके, तो प्रतिरोध कितना होगा। उस कंडीशन को सोल्व करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट हिट एंड ट्राई के लिए होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको तुरंत सोल्व करना है कि कोई भी तार को खींच करके उसकी लंबाई को क्या कर दिया, n गुना बढ़ा दिया जाए। तो R डैश इक्वल टू कितना होता है, n स्क्वायर R होता है। R डैश इक्वल टू कितना हो गया, n स्क्वायर R हो गया। n है कितने गुना, जैसे मैंने कह दिया एक तार है, इसका प्रतिरोध कितना है 4 है, और उसको 4 गुना बढ़ा दिया तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, अर्थात कितना हो गया 16 चौका कितना हो गया 64 ओम हो गया। कितना, 64 ओम। किसी भी तार को खींच करके यदि उसको 4 ओम पहले था और 4 गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, 64 ओम हो जाएगा। यदि कंसेप्ट देखना चाहो अपन तो कंसेप्ट देख लो कि कोई भी तार है, उस तार को खींच करके लंबाई को जब n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाता है। जैसे अपन बात करें कितना हो जाता है, इसके रेस्पेक्ट में देखो, ये एक अपने पास वायर है, तार है, और इस तार का ये क्या है, एरिया है, और ये इसकी क्या होती है, लंबाई है, ये लंबाई है। अपन इस तार को खींचेंगे तो नई लंबाई कितनी है, L डैश आई है, और एरिया कितना है, A डैश आया है। मैंने कितना खींचा है, n गुना खींचा है, कितना, n गुना। जब n गुना किया तो L डैश इक्वल टू कितना हो गया, NL हो गई, और एरिया कितना आ गया, A डैश इक्वल टू A अपॉन कितना आ गया, n आ गया। आप जानते हो कि दोस्तों तार को खींचते हैं तो तार क्या होगा, पतला होगा। कितना पतला हो गया, पहले का n गुना पतला हो गया। कितना लंबा हो गया, पहले का n गुना लंबा हो गया। तो इसके अंदर अपन देखें, पहले प्रतिरोध कितना था, R इक्वल टू रो L अपन कितना है, A था, और अब कितना हो गया, खींचने के बाद में R डैश इक्वल टू कितना हो गया, रो तो वही रहता है, L डैश अपन कितना हो गया, A डैश हो गया। यदि अपन बात करें इसके अंतर्गत मान रखेंगे तो R डैश इक्वल टू कितना हो गया, रो L डैश कितना हो गया, L डैश हो गया n इंटू एल, एक अपॉन A डैश कितना हो गया, A डैश इक्वल टू A अपॉन कितना हो गया, n हो गया। R डैश इक्वल टू कितना हो गया, रो L अपॉन A इंटू कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। ये क्या चीज है, R है, अर्थात R डैश इक्वल टू कितना हो गया, n स्क्वायर R हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि कोई भी तार को खींच करके अपन लंबाई को n गुना बढ़ाते हैं तो उसका नया रेजिस्टेंस कितना जाता है, इतना जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन। दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन है उसको 0 से 5% तक परिवर्तन किया तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, और 5% से अबोव चेंज करे तो कैसे सोल्व किया जाता है। तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे हजारों क्वेश्चन तुरंत सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं 0 से लेकर के 5% तक चेंज करने पर, 5% तक का परिवर्तन करने पर कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल दोस्तों, अपन इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी फिजिक्स का कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कौन सी,
इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेते हैं अपन। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो आर लेते हैं, आर इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन कितना होता है, ए होता है, या रो एल अपॉन कितना होता है, ए बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों कैसे सोल्व किया जाता है, एक तरीका देखो, जैसे इसके लिखते हैं रिलेटिव चेंजेस, डेल्टा आर अपॉन आर परसेंटेज क्या है, डेल्टा आर अपॉन आर क्या चीज है, ये पहले के रेस्पेक्ट में कितना चेंज किया है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू, दोस्तों कांस्टेंट को नहीं लेते, जीरो होता है, नियत है, चेंज नहीं होगा रिलेटिव तो नियत है। लंबाई ले तो डेल्टा एल अपॉन कितना होता है, एल परसेंटेज, डेल्टा एल अपॉन कितना हो गया, एल परसेंटेज हो गया। दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या लेते हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन कितना हो गया, ए परसेंटेज। जिससे अपन बात करें कांस्टेंट का कितना है, जीरो, एल का देख चुके हैं, पाई कांस्टेंट जीरो, आर स्क्वायर है तो कितना हो गया, इक्वल टू, स्क्वायर का लेते हैं टू, व्युत्क्रमानुपाती का माइनस डेल्टा आर अपॉन कितना हो गया, आर परसेंटेज। देखो दोस्तों लिखने का ही तरीका आना चाहिए, मैं लिखने के 2-3 एग्जाम्पल एक साथ लेता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एक तरीका ये है, एक देखो E इक्वल टू कितना होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है, यदि मैंने ऊपर नीचे m से गुणा कर दी तो कितना हो गया, E इक्वल टू कितना हो गया, p स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2m हो गया। लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा E अपॉन कितना हो गया, E परसेंटेज इक्वल टू 2, स्क्वायर का कितना है 2, समानुपाती का कितना होता है डेल्टा P अपॉन P परसेंटेज, व्युत्क्रमानुपाती का कितना होता है माइनस डेल्टा M अपॉन कितना है, M परसेंटेज। ये सेकंड पैटर्न है। यदि अपन थर्ड बात करें तो आवर्तकाल कितना होता है, T बराबर कितना होता है, 2 पाई रूट L अपॉन कितना होता है, G होता है। और अपन देखें डेल्टा T अपॉन T परसेंटेज इक्वल टू कांस्टेंट जीरो, रूट का कितना होता है, आधा होता है, समानुपाती का कितना है डेल्टा एल अपॉन एल माइनस रूट का कितना होता है आधा, व्युत्क्रमानुपाती कितना हो गया डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज। अब आप कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। मैंने 3 तरीके बताए कि कैसे चेंज किया जाता है। आर इक्वल टू रो एल अपॉन एल, रो एल अपॉन ए बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, डेल्टा आर अपॉन आर देखना है तो कितना हो गया, समानुपाती उत्तर डेल्टा एल अपॉन एल हो गया, व्युत्क्रमानुपाती का माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, और व्युत्क्रमानुपाती स्क्वायर का कितना आता है 2 डेल्टा आर अपॉन आर हो गया, स्क्वायर का आता है तो 2 आता है, और रूट आता है तो क्या आता है, हाफ आता है। बस 4 बातें याद रखनी है, कहीं भी स्क्वायर है तो क्या करना है 2, रूट है तो क्या करना होता है हाफ, और कहीं पर भी यदि समानुपाती है तो प्लस, और व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या करना होता है, माइनस करना पड़ता है। ये 4 बेसिक बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, जैसे मैंने कह दिया, मैंने एक तार को खींच करके उसकी लंबाई के अंतर्गत 2% का चेंज कर दिया जाए तो प्रतिरोध में क्या होगा। देखो दोस्तों आपके सामने पड़ा है, डेल्टा एल कितनी बढ़ाई है, पहले के रेस्पेक्ट में 2% बढ़ाई है, तो रेजिस्टेंस में कितना आ गया, 2% चेंज आ गया। यदि मैंने कह दिया एक तार है, उस तार को खींचा मैंने, खींचने से उसके क्षेत्रफल के अंतर्गत 2% की कमी हो गई, तो प्रतिरोध में क्या चेंज होगा। देखो दोस्तों प्रतिरोध में कमी होगी का मतलब क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 2% के अंतर्गत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन देखो, जैसे आपको कह दिया एक तार है, उस तार को खींच करके उसकी त्रिज्या में आधे % की कमी कर दी जाए, आधी % में कमी कर दी जाए, तो कमी का मतलब क्या है, माइनस माइनस प्लस, आधे % का मतलब 1% क्या होता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वेश्चन आता है एक वस्तु है, उस वस्तु के मोमेंटम को 2% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या चेंज आएगा। देखो 2% बढ़ा है, कितना बढ़ा है 2, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि आपको कह दिया एक कोई पार्टिकल एक कण है, उसके मास में 1% की कमी कर दी जाए, गतिज ऊर्जा में क्या चेंज होगा। देखो दोस्त कमी कर दी जाए तो कितना % की है, 1%, 1% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको जैसा क्वेश्चन कहे किसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी की जो वृत्तमान जो अपने पास अपन बात करें ग्रेविटी गुरुत्व है, उस गुरुत्व के अंतर्गत यदि 1% की कमी कर दी जाए तो आवर्तकाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा।
देखो दोस्तों आपके सामने पड़ा है, गुरुत्व के अंतर्गत 1% की क्या की है, कमी की है। कमी का मतलब क्या हो गया, प्लस। और कितना परसेंट, 1%। 1 इंटू कितना हो गया, आधा परसेंट, अर्थात कमी की है। तो आवर्तकाल के अंतर्गत 0.5% क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन कहती है एक सरल लोलक है, सरल लोलक की लंबाई को 2% बढ़ा दें तो आवर्तकाल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2% बढ़ा दी जाए। देखो दोस्तों कितनी बढ़ाई है, 2 इंटू 2 कितना हो गया, कैंसिल, कितना परसेंट, 1% बढ़ जाएगा। आपको साइंस के अंतर्गत कोई भी कम से कम इस कंसेप्ट के बेस पर फिजिक्स के अंतर्गत आपको कम से कम हजारों प्रॉब्लम्स मिलती है। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तब कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको कह दिया पृथ्वी है, पृथ्वी 1% सिकुड़ गई तो उसकी ग्रेविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों अपन जानते हैं ग्रेविटी क्या होती है, जी बराबर क्या होता है, जी एम ई अपॉन कितना होता है, आर ई का स्क्वायर। यदि आप तुरंत निकाल सकते हो, ये कांस्टेंट है, पृथ्वी का मास कांस्टेंट कर रखा है, अर्थात जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r है, तो डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन जी परसेंटेज इक्वल टू व्युत्क्रमानुपात, ये मतलब माइनस, और कितना स्क्वायर मतलब कितना है, 2 डेल्टा आर ई अपॉन कितना हो गया, आर ई। अब मैंने क्या कहा है, पृथ्वी सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही है मतलब कम हो रही है, मतलब ये प्लस, और कितनी सिकुड़ गई, 1%, कितनी, 1% इंटू 1%, इसका मतलब ग्रेविटी कितनी बढ़ गई, 2%। तो आपको पूरी फिजिक्स के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हजारों प्रॉब्लमों में से यदि आपको 0 से 5% तक का पूछे तो इस पैटर्न से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 4 बात याद रखनी है, व्युत्क्रमानुपाती के लिए माइनस लिखना है, समानुपाती के लिए प्लस लिखना है, स्क्वायर के लिए 2 लिखना है, और रूट के लिए क्या लिखना है, हाफ लिखना है। एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स, नो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप। इसके बारे में अपन बात करते हैं। यदि आपको कभी भी साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन में पूछता है कि 5% से अबव का पूछता है तो कैसे सोल्व किया जाता है। 5% से अबव का अपन 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। 5% से अप को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। दोस्तों फिजिक्स इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। सिर्फ एंड सिर्फ अपन बात करें फिजिक्स के अंतर्गत, अपना बात करें प्लेन फिजिक्स की क्लासेस भी चलती है मेरी। दोस्तों पिछले 5 साल से प्लेन फिजिक्स की क्लास चलती है, शाम के टाइम 6 से 7 और सुबह के टाइम 7 से अभी चल रही है 10 से 11। पिछले 5 साल से कंटिन्यूस बैच चल रहे हैं। जिन बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती है, जो फिजिक्स में वीक है, तो मैं 0 से लेकर के चलता हूं अनंत तक। एनी कंपटीशन, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे IAS की दे रहा हो, चाहे RS की दे रहा हो, चाहे वो एनी कंपटीशन इंजीनियरिंग के दे रहा हो, कोई भी एनी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है मेरी क्लास लेकर के। इसके अलावा कोई भी किसी कारण से नहीं आप पढ़ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, कोचिंग नहीं कर पा रहा है, जैसे अभी अपन बात करते हैं रेलवे। रेलवे एक बहुत बड़ा एग्जाम है, इसके अंतर्गत अभी फिजिक्स का पार्ट आ रहा है जिसमें 17-18 टॉपिक दे रखे हैं। दोस्तों 17-18 टॉपिक ऐसे करवा देता हूं मैं, और उन कुछ बच्चे नहीं आ पाते, अपन जानते कुछ सर्विस करते हैं गांव दूर दराज, एनी कंडीशन, घर की स्थिति खराब है, उन बच्चों के लिए मैं नोट्स भी अवेलेबल कराता हूं। और नोट्स का दोस्तों सिर्फ चार्ज क्या लेता हूं, ओनली फोटोकॉपी चार्ज जो लगता है। तो फिजिक्स में रेलवे डिपार्टमेंट में कोई भी बच्चा जा रहा है तो जिसको 17 या 18 टॉपिकों की जरूरत है, या भी जैसे RS के लिए कोई भी टॉपिक है इसके अंतर्गत अपन बात करें जिसमें प्रॉब्लम्स है तो उसको अपन अवेलेबल कराते हैं। ये फिजिक्स की बात है। तो फिजिक्स के अंतर्गत बहुत सिंपल है, आसान है। देखो दोस्तों 2 बात पकड़नी पड़ती है अपने को। एक, फिजिक्स के अंतर्गत अपने को ये पकड़ में आ गई कि किसी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। और दूसरी, फिजिक्स के अंतर्गत जो बड़ी प्रॉब्लम्स सामने आती है वो बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं बट फॉर्मूले के अंतर्गत ये याद नहीं करते कि कौन सा किस बात को इंडिकेटेड करता है। जब तक आपको फॉर्मूला में इस बात का पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज किसके लिए, तब तक आप सोल्व नहीं कर सकते कोई क्वेश्चंस को। और तीसरी बड़ी बात होती है, आपको यूनिट का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाइयों का, MK CGS का ज्ञान होना जरूरी है। कम से कम 2 का आपको बेसिक डाटा सब क्लियर होना चाहिए, प्लस कुछ कॉन्स्टेंट्स है उनका मान आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स बनती है। तो इसके अंतर्गत अपन एक डिस्कस कर रहे हैं 5% से अप के लिए, 5% से अप के लिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि 5% से ऊपर के किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं अपन।
जैसे आपको कह दिया एक कण है और उस कण के अंतर्गत एक कण, जैसे कोई एक क्वेश्चन ढंग से देख लो फिर सारे हो जाते हैं। कण है, उस कण के अंतर्गत जो संवेग है उस संवेग के अंतर्गत क्या कर दिया, 10% बढ़ा दिया। एक पार्टिकल या कण के मोमेंटम को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो काइनेटिक एनर्जी, ई काइनेटिक एनर्जी। 3 क्वेश्चन है, कितनी होगी, कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन है कितने गुना होगी, और तीसरा क्वेश्चन है कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी। ये 3 प्रॉब्लम्स आती है। एक पार्टिकल है, उसके मोमेंटम के अंतर्गत 10% की क्या कर दी, ग्रोथ कर दी। 10% की ग्रोथ कर दी तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितने गुना होगी, कितनी बढ़ेगी, ये 3 प्रॉब्लम्स आती है। इन 3 प्रॉब्लम्स के अंतर्गत दोस्तों अपन देखते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, ये पार्टिकल्स अपने पास, इस पार्टिकल को अपन इधर फेंक रहे हैं, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी क्या है v, ये इधर गति कर रहा है तो मोमेंटम कितना हो गया m इंटू कितना हो गया b हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ई काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो गया 1/2 कितना हो गया mv²। यदि अपन ऊपर नीचे किससे गुणा करें, m से गुणा करें तो अपने पास क्या आ गया, E इक्वल टू कितना हो गया p² कितना आ गया 2m आ गया। अर्थात अपने पास जो काइनेटिक एनर्जी निकल कर आई है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, p² कितनी आ गई 2m आ गई। ये गतिज ऊर्जा आ गई अपने पास। अब दोस्तों इसके अंदर अपन बात करें तो अपना तो क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का है। जो पार्टिकल फेंक रहे हैं उसका मास तो क्या रहता है, वही रहता है, m कांस्टेंट है। ई काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, p²। अर्थात E2 अपॉन कितना हो गया E1 बराबर कितना हो गया P2 अपॉन कितना हो गया P1 हो गया। यहां पर देखो दोस्तों अपन बात करें E2 पूछा है, E1 कितनी है, P2 कितना किया है, कितने परसेंट बढ़ा है 10%, 110 इंटू कितना हो गया 110 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो गया 100। अब देखो दोस्तों गतिज ऊर्जा E2 इक्वल टू कितना हो गया, यदि अपन बात करें 1.21 इंटू कितना होता है E1 के, तो यदि आपको पूछे गतिज ऊर्जा कितने गुना हो गई, पूछा देखो कितने गुना हो गई, पहले की 1.21 गुना हो गई। कितनी हो गई, माना कि E1 कितना है, ये मान लिया 100 है, तो ई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 121 हो गई। कितनी हो गई, कितनी होगी, कितनी होगी 121 जूल होगी। क्वेश्चन तक कितनी बढ़ गई, पहले कितनी थी 100, कितनी होगी 120, तो कितनी बढ़ गई 21 जूल बढ़ गई। तो आप दोस्तों 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। यदि आपको इस प्रकार से प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका है 0 से 5% तक के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बट अपने को एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो हजारों क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, एक साथ हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी अपन शुरू की थी, जिसमें चार्ज से रिलेटेड सब कुछ कंप्लीट बता दिया, धारा कंप्लीट कर दी, प्रतिरोध कंप्लीट हो चुका है, और उसके साथ साथ मैंने आपको 0 से 5% तक 5% से ऊपर तक के लिए कोई भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व किया जाए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। आगे अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अपन आगे एक नया पॉइंट देखते हैं। दोस्तों यदि अपन बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत की है, उसमें आवेश को स्थिर अवस्था में रखकर का अध्ययन किया जाता है, तो स्थिर विद्युत की, और गतिशील अवस्था में किया जाता है तो किसके, गति विद्युत की। अपन पहले बात करेंगे किसकी, स्थिर विद्युत की, कि आवेश को अपन कहीं भी स्थिर बल रखें तो क्या होता है। देखो दोस्तों आवेश होता है, चार्ज होता है, आवेश है, आवेश की 3 कंडीशन है। एक तो क्या है, स्थिर है, आवेश कहीं भी क्या रखा है, स्टेबल रखा है। एक चार्ज क्या है, एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील है। और एक अपन बात करें जो चार्ज है वो असमान वेग से गतिशील है, असमान वेग से गति कर रहा है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आवेश केवल कहीं पर भी स्थिर पड़ा है तो ओनली क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश गति करता है
तो इलेक्ट्रिकल भी फील्ड उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश असमान वेग से, देखो दोस्तों, एक समान वेग से, समान वेग का मतलब क्या है, a इक्वल टू 0 है, क्यों a इक्वल टू क्या होता है, dv अपन कितना होता है, dt है। a इक्वल टू 0 अर्थात v इक्वल टू क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। यदि असमान वेग से जा रहा है तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा, इसके साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा, ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड, और गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। कब, एक समान वेग से, और असमान वेग से गतिशील जो चार्ज क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा, तीनों क्या करता है, उत्पन्न करता है। अब दोस्तों अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपन देखते हैं कि स्थिर आवेश क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, स्थिर आवेश के कारण कितना क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अपन अलग अलग शेप के लिए देखेंगे, जैसे अपने गोला ले लिया, जैसे अपन पॉइंट चार्ज ले लिया, जैसे अपन प्लेट ले ली, जैसे अपन रिंग ले ली, जैसे अपन कोई भी परत ले ली, अलग अलग के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके ऊपर आवेश कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। दोस्तों सबसे पहले कोई भी चार्ज को कहीं भी रखते हैं तो चार्ज कितना क्षेत्र उत्पन्न करता है, कितनी इंटेंसिटी डेवलप करता है, उससे पहले अपने को यह मालूम होना चाहिए विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज है, और आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी होता है तो कितने प्रकार से होता है, आवेश का वितरण क्या है। तो पहले इन 3 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, बाद में अपन एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो विद्युत क्षेत्र क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखो दोस्तों, ये चार्ज है, आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक काल्पनिक एरिया है, ये काल्पनिक एरिया है, ये आवेश है, आवेश है, और ये काल्पनिक एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये कैसा क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिकल फील्ड विद्युत क्षेत्र है। देखो दोस्तों, कोई भी अपने पास आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ अपन जानते हैं कि आवेश का क्षेत्र होता है, कौन सा होता है, इस तरह आवेश का विद्युत क्षेत्र। अपन इसके अंतर्गत एक क्या लाए, छोटा अल्प आवेश लाए, परीक्षण आवेश लाए। अपन देखो इस आवेश को, इस परीक्षण आवेश को इस आवेश के चारों तरफ कहीं रखेंगे तो इस आवेश का उसके प्रति आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। यदि देखो सेम चार्ज है तो क्या लगेगा, आकर्षण, विपरीत चार्ज है तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई भी परीक्षण धनावेश को, परीक्षण आवेश को, दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। तो वो आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अपन जानते हैं कि इसके अंतर्गत रखा है तो वो क्षेत्र के अंतर्गत क्या करता है, बल लगाता है। और बल कितना लगाता है, बल लगाता है F बराबर क्या होता है, Q इंटू कितना होता है, E होता है। E बराबर कितना हो गया, F बराबर QE, E बराबर कितना हो गया, F अपन क्या है, Q है। ये क्या हो गया, न्यूटन, क्या हो गया, न्यूटन पर कूलाम हो गया, अर्थात न्यूटन पर कूलाम, मतलब Q इक्वल टू यदि 1 कर दूं, E इक्वल टू कितना है, F है। देखो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से लिखते हैं। जितनी बल रेखाएं ज्यादा होती है, जितनी इलेक्ट्रिकल लाइन्स होती है, जितनी ज्यादा होती है, क्षेत्र उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। कभी भी विद्युत बल रेखाएं काटते नहीं, क्योंकि एक काटने पर, एक बिंदु पर 2 दिशाएं संभव नहीं होते हैं। विद्युत बल रेखाएं जितनी लंबी, विद्युत बल रेखाएं ओपन भी होती है और बंद भी होती है। विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत प्लस से क्या होती है, बल रेखाएं क्या होती है, बाहर निकलती है, और माइनस के अंतर्गत क्या होती है, एंटर करती है। यदि माइनस चार्ज है तो बल रेखाएं कहाँ आती है, अंदर की ओर होती है। माइनस वाली बल रेखाएं कहाँ आती है, बाहर, और प्लस वाली बल रेखाएं क्या होती है, बाहर जाती है। धनावेश से बल रेखाएं बाहर, माइनस के क्या होती है, प्रवेश करती है। बल रेखाएं ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है। क्षेत्र पर बल रेखाएं कैसी भी हो सकती है,
समान अलग अलग प्रकार का फील्ड उत्पन्न हो सकता है। एक समान विद्युत क्षेत्र हो सकता है, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र हो सकता है, असमान विद्युत क्षेत्र हो सकता है। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें बल रेखाएं समांतर समदूरस्थ होती है, एक समान, जिसमें बल रेखाएं अलग अलग असमान समय के साथ बदलती है, तो कौन सा होता है? परिवर्तित विद्युत क्षेत्र हो सकता है। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ वो एरिया है, दूसरे आवेश को रखने पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, उसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? यदि विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के ऊपर कितना बल लगता है वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, कोई वो डिपेंड करता है आवेश। अब कोई भी विद्युत क्षेत्र में आपने एकांक आवेश रखा है, उस एकांक आवेश के ऊपर कितना बल लगता है, एकांक आवेश के ऊपर कितना बल लगता है, वो बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है? तीव्रता कहलाता है। तो अपन ने बात की विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे वाले एक छोटा सा पॉइंट कि आवेश का वितरण कैसा होता है, अपन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, आवेश का वितरण है वो 3 प्रकार से होता है। आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है 3 प्रकार से करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत। आवेश का वितरण, आवेश वितरण अपन 3 प्रकार से करते हैं। एक तो आवेश का वितरण कैसा होता है? रेखीय होता है। एक आवेश का वितरण क्या होता है? पृष्ठ पर होता है। और एक आवेश का वितरण है वो क्या होता है? वॉल्यूम के अंदर होता है, आयतन में होता है। तो रेखीय आवेश वितरण के अंदर अपन बात करें लैम्बडा से लिखते हैं, और पृष्ठ आवेश घनत्व अपन क्या लिखते हैं? सिग्मा से। और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो होता है। देखो, एक तो अपन ने आपने कहीं भी चार्ज दिया, वो चार्ज क्या होता है? एक लाइन के अंतर्गत बट गया, एक रेखा में बट गया। इसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं अपन? एल ले लेते हैं। तो इसके अंतर्गत क्यू चार्ज बटा है, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपन कितना हो गया? एल होगा। कहीं पर भी आवेश एकांक लंबाई में कितना बढ़ता है, एक यूनिट लेंथ में कितना बढ़ता है, वो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक कोई भी आपने चार्ज कहीं छोड़ा है, यदि एक रेखा में बटा है तो एकांक लंबाई के ऊपर कितना चार्ज है वो क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। आपने कोई भी जैसे ये फील्ड है इस पे छोड़ा, तो यहां पर देखो कोई भी ये पूरा क्या है? एरिया है। ये क्या है? एरिया। चार्ज कितना छोड़ा है? क्यू। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन कितना होता है? ए होता है। आपने कहीं भी चार्ज छोड़ा है, चार्ज क्षेत्र में बटा है, तो एकांक क्षेत्र में कितना चार्ज है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश का वितरण होता है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है। और आपने कोई चार्ज वॉल्यूम में छोड़ा है, वॉल्यूम में छोड़ा है, तो एकांक वॉल्यूम के अंतर्गत रो इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपन कितना हो गया? वी। एकांक आयतन के अंतर्गत कितना चार्ज बटा है वो क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम पर मीटर। इसकी क्या होती है? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसकी क्या होती है? कूलाम पर मीटर क्यूब। ये तीनों की यूनिट है और ये तीनों के इंडिकेशन है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पूरी इलेक्ट्रिसिटी में 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों अपन बात करते हैं। इसका स्पेशल क्वेश्चन आता है, जैसे अपने पास ये पक्षी है, मान लो कोई भी, जैसे एक चोंच बना दी, ये है इसकी चोंच है, ये ए पॉइंट है, ये क्या है? बॉडी है, बी पॉइंट है, ये इसकी टांग है, सी पॉइंट है, और इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूछ लिया पृष्ठ आवेश घनत्व ज्यादा क्या होगा, तो देखो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपन कितना होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए होता है। एकांक क्षेत्रफल में आवेश है, जहां क्षेत्रफल कम है तो ज्यादा है, अर्थात सबसे ज्यादा क्या होता है? सिग्मा ए का होगा, उससे कम किसका होगा? सी का होगा, और उससे कम किसका होगा? सिग्मा बी का होगा। जितना क्षेत्रफल कम है उतने पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? ज्यादा है। इस प्रकार दोस्तों इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया है कि 0 से 5